हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कैसे हैं? एकदम बढ़िया। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हेनरी फ्योल सर के बारे में पढ़ा था और समझा था। तो आज की इस वीडियो में मैं हेनरी फ्योल के सर के द्वारा दिए गए जो उनके 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं उसी को बताने वाली हूँ। और उसको बताने से पहले समझ लीजिए, ये 12th क्लास बिजनेस स्टडी का चैप्टर 2 से लिया है मैंने ये टॉपिक। स्टूडेंट्स, वैसे तो मैनेजमेंट की जो हम लोग बात करें, बिजनेस मैनेजमेंट की बात करें, लेकिन लाइफ में या पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर पॉलिटिकल सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, कहीं भी आप किसी भी सेक्टर में जाइए, हर जगह मैनेजमेंट की बहुत आवश्यकता होती है। जहाँ मैनेजमेंट नहीं है वो बिजनेस या वो चीज़ ऊपर ग्रोथ कर ही नहीं सकता। किसी भी सेक्टर को रन करना है, अच्छा रन करना है, उसमें सक्सेस चाहिए तो मैनेजमेंट मस्ट है। अगर किसी भी चीज़ में से अगर आप मैनेजमेंट आउट कर दोगे ना तो उसका रिजल्ट ज़ीरो हो जाएगा। और मैनेजमेंट को हमारे पास रिसोर्सेज कम भी हों, कम संसाधन भी हों, बट उसमें मैनेजमेंट हमने अच्छे से कर लिया उसका, तो उसमें सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 12th क्लास बिजनेस स्टडी के लिए भी और पर्सनल लाइफ में यूज़ के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी बहुत बार पूछे जाते हैं और उसके साथ ही साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जो कॉमर्स से रिलेटेड है उन सब में भी ये पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा बच्चों। देखिए, मैंने लिए हैं 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए हैं। हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के 14 सिद्धांत। इसमें जो फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि कार्य विभाजन का सिद्धांत। कार्य का बंटवारा, वर्क का डिवीजन कैसे होना चाहिए। हेनरी फ्योल सर ने कहा कि ये केवल मैनेजमेंट लेवल पर ही कार्य का डिवीजन नहीं होना चाहिए, बल्कि जितने हमारे जो वर्कमैन्स हैं वहाँ पे भी, वर्कर्स के बीच में भी कार्य का विभाजन अच्छे से होना चाहिए। होता क्या है कि जब हम एक व्यक्ति को एक काम डिवाइड करके देते हैं और वो लंबे टाइम तक वही काम करता रहता है तो उस काम को करने में एक्सपर्ट हो जाता है। तो इसलिए अगर एक व्यक्ति से आप सारे काम करवाएंगे कि तुम ये भी कर लो वो भी कर लो, तो हो सकता है कि वो कोई एक काम अच्छा करे लेकिन बाकी काम अच्छा करे, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन अगर एक व्यक्ति एक ही काम को लंबे टाइम तक करता रहता है तो वो उसमें एक्सपर्ट हो जाता है। तो उन्होंने यानी कि जो कार्य की कुशलता पे इन्होंने ध्यान देते हुए इन्होंने दिया प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, यानी काम के डिवीजन का इन्होंने जो पहला प्रिंसिपल दिया कि काम का डिवीजन होना चाहिए, एक ही व्यक्ति को सारे काम नहीं करने चाहिए। सेकंड जिन्होंने दिया प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अधिकार और उत्तरदायित्व का सिद्धांत। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, जहाँ अथॉरिटी आता है ना, अथॉरिटी से ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। सपोज अगर आपको किसी काम की अथॉरिटी दिया गया है, कुछ राइट्स दिए गए कि आपको ये काम आप कर सकते हैं, तो जब आपको जिस कार्य के लिए राइट्स दिए गए, अथॉरिटी दी गई है, तो अगर वो काम इनकेस पूरा नहीं होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी आप होगे। ठीक, और इसको दूसरे वे में ऐसे भी समझते हैं कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है, अगर किसी मान लीजिए कोई कंपनी है, वहाँ किसी चीज़ का, जैसे मान लीजिए कोई कार बनाने वाली कंपनी है, उसको एक टारगेट दिया गया कि 1 मंथ में उसे 50 कार रेडी करने, विद इन 1 मंथ यानी विद इन 30 डेज उसे 50 कार रेडी करने हैं। तो जो उनका जो कार बनाने वाला इंजीनियर है उसको हमने अथॉरिटी दे दी कि आपको कार बनाना, इतना कार रेडी कराना है। लेकिन अगर उसके साथ साथ उसकी जो रिक्वायरमेंट है कार को बनाने के लिए, अगर वो चीज़ें उसको मांगने का अधिकार अगर हम लोग नहीं देंगे तो वो अपने अथॉरिटी का पूरा उसका प्रयोग नहीं कर पाएगा। वो अगर उसको अथॉरिटी के साथ उसको राइट्स नहीं मिलेंगे तो वो उस काम को टाइम से कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इसलिए जब किसी को अथॉरिटी दी जाती है तो साथ के साथ उसको कुछ उसके जो आवश्यक राइट्स हैं वो भी उसको मिलने चाहिए। यानी कि अधिकार और उत्तरदायित्व, अधिकार के साथ साथ उत्तरदायित्व जब देते हैं तो उसके साथ साथ उसको अधिकार भी देने होते हैं। यानी उत्तरदायित्व के साथ सिंपल भाषा में कहें तो उत्तरदायित्व अधिकार को जन्म दे देता है। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन का सिद्धांत। भाई ये तो हम सभी जानते हैं
कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी आप काम करने बैठो, स्कूल हो, कॉलेज हो या बिजनेस हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, विदाउट डिसिप्लिन सक्सेस तो हो ही नहीं सकता। तो जब हम बिजनेस में सक्सेस की बात करते हैं, इंडस्ट्री में उसके काम को टाइम पे पूरा करना है, एम्प्लॉय को टाइम पे आना है, ऑर्डर्स को टाइम पे कंप्लीट करना है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, इंडस्ट्री हो, हर जगह डिसिप्लिन बहुत मस्ट है। डिसिप्लिन रहेगा तभी जो भी कंपनी के रूल रेगुलेशन सिस्टम है उसको बाकी के एम्प्लॉय या मैनेजर्स सब उसको फॉलो करेंगे। जहाँ डिसिप्लिन नहीं है, जहाँ सभी अपने मन से काम करेंगे, तो वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा रन नहीं कर सकता। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता का सिद्धांत। एक प्रकार के एम्प्लॉय को, एक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को एक जैसा ऑर्डर मिलना चाहिए, यानी कि उनको ऑर्डर देने वाला एक ही व्यक्ति होना चाहिए। अगर 4 लोग उसको आदेशित करेंगे ये काम ऐसे करना है, दूसरा के बताएगा ये काम ऐसे करना है, तो वो काम कोई भी ढंग से नहीं होगा। इसलिए एक डिपार्टमेंट में बेशक हर बॉस का कोई ना कोई बॉस जरूर होता है। एक मैनेजर के ऊपर, डिपार्टमेंट का मैनेजर है, उसके ऊपर उसका सीनियर होगा, उसके ऊपर उसका सीनियर होगा, डायरेक्टर्स होंगे। लेकिन जो काम करने वाले जो एम्प्लॉय हैं, वर्कर्स हैं, उनको जो इंस्ट्रक्शन मिले वो एक जैसा ही मिलना चाहिए। उनको जो कमांड दिया जाए उनको एक जैसा ही मिलना चाहिए, तभी वो काम अच्छा होता है। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, निर्देश की एकता का सिद्धांत। ये दोनों एक दूसरे से मिले, जैसे अभी कहा हमने आदेश यानी कि ऑर्डर, और दूसरा कहा निर्देश की एकता का सिद्धांत। निर्देश की एकता का सिद्धांत का मतलब हो गया कि जहाँ कार्यस्थल पे, जहाँ पे काम हो रहा है, उस जगह पर एक जैसा ही उनको निर्देश दिया जाना चाहिए। फिर है सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण, यानी कि सबऑर्डिनेशंस ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट। अपने व्यक्तिगत हित, यानी अगर मैनेजर का कहीं पर्सनल बेनिफिट हो रहा है तो उसको अपना पर्सनल बेनिफिट और जो ऑर्गेनाइजेशन का, इंडस्ट्री का जो बेनिफिट है, दोनों में उसको कोऑर्डिनेशन बना के चलना चाहिए। कोऑर्डिनेशन अगर वो नहीं बनाएगा तो कई बार क्या होगा कि अगर वो अपना पर्सनल बेनिफिट देखेगा तो संस्था का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छा रन नहीं करेगा और उसको कई बार नुकसान भी हो सकता है। सपोज कि मान लीजिए जहाँ से आप रॉ मटेरियल ले रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, कंपनी के लिए, उसमें अगर एक जगह से आपको थोड़ा हाई प्राइस पे मिल रहा था, दूसरी जगह पे कोई आपका रिलेटिव है वो आपको उससे भी थोड़ा और ज़्यादा हाई प्राइस पे दे रहा है, लो पे दे रहा है, जहाँ से आपका पर्सनल बेनिफिट हो, तो क्या पर्सनल बेनिफिट के लिए बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे रॉ मटेरियल को परचेस करेंगे तो कंपनी का लॉस होगा। तो कई बार ऐसे अवसर आते हैं, ऐसे चांसेस मिलते हैं जहाँ की उनको जो मैनेजर होता है उसको अपना पर्सनल बेनिफिट नहीं देखकर उसको इंडस्ट्री का, कंपनी के बेनिफिट के बारे में उसको सोचना पड़ता है। नेक्स्ट है फेयर रिम्यूनरेशंस ऑफ वर्कर्स, कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक देना। जो हमारे वर्कर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई में भी तेजी के साथ महंगाई बढ़ रही है, बाकी चीज़ें भी उनकी भी आवश्यकताएं होती हैं कर्मचारियों की, वर्कर्स की। तो संस्था को चाहिए कि जैसे उसको ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, बहुत लाभ हो रहा है, तो उसको बिना मांगे उसके एम्प्लॉय का महंगाई के अकॉर्डिंग उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट उनका करना चाहिए। उनकी फैमिली के लिए कुछ जैसे उनके बच्चों के लिए स्कूल वगैरह, मेडिसिन का, या और बहुत सारी जो फैसिलिटी होती है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां देती भी हैं। मतलब आप अपने एम्प्लॉय को उसकी सैलरी के अलावा कुछ और अदर फैसिलिटी भी दो जिससे कि वो सेटिस्फाइड रहे। अगर आपका एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेगा तो आपका बिजनेस अच्छा रन करेगा, आपको बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट होगा। जो नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण। ये केंद्रीकरण क्या है? देखिए, वैसे तो हेनरी फ्योल ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है, केंद्रीकृत इसका यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं किया है, लेकिन ये बिजनेस के या कहें कि इंडस्ट्री में जैसी आवश्यकता हो उसके अनुसार केंद्रीकरण, आदेश का केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण होना चाहिए। नेक्स्ट
सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बाद जो फ्यूल सर ने जो अगला सिद्धांत दिया है, अगला प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया है, वो है स्केलर चेन, सोपान श्रृंखला। यानी कि ये सोपान श्रृंखला होती क्या है, यानी स्केलर चेन क्या है, यानी जो भी इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कम्युनिकेशन होना चाहिए या कहें कि ऑर्डर मिलना चाहिए, वो उसका एक चेन सिस्टम होना चाहिए कि डायरेक्टर से मैनेजर को, मैनेजर से इंजीनियर को, इंजीनियर से सुपरवाइजर को, इस तरह से एक ऊपर से नीचे की तरफ एक चेन होना चाहिए, जिसको हम लोग स्केलर चेन कहते हैं। जैसे ये लाइन ऑफ अथॉरिटी है, यानी सपोज ये क्या करती है, लाइन ऑफ अथॉरिटी क्या करती है, राइट्स देती है, ये ऊपर से नीचे की तरफ जो आपके अंडर में जो भी एम्प्लॉय है या उनको ये अधिकार देते हैं। जैसे ए से बी को राइट्स मिलते हैं और बी से सी को, सी से डी को। तो इस तरह से इसको स्केलर ऑफ चेन, इसको स्केलर चेन कहते हैं, लाइन ऑफ अथॉरिटी। यहाँ ये इंडस्ट्री में कैसे राइट्स दिए जाते हैं उसके बारे में बताया है। हर चीज़ का एक सही सिस्टम होना चाहिए जिससे कि राइट्स का, अधिकारों का गलत प्रयोग ना हो। फिर नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, व्यवस्था का सिद्धांत। हर चीज आपके ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी की बात करते हैं तो हर चीज के लिए एक प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए। कुछ अगर कुछ टूल्स हैं तो उनको रखने के लिए स्टोर में प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब अगर हर चीज़ व्यवस्थित होगी तो जब भी आवश्यकता होगी टाइम से आप चीज़ों को ले सकते हैं, काम बिल्कुल स्मूथली चलेगा, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होगा। इसलिए कहा कि प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर्स का सिद्धांत दिया, यानी हर चीज़ को व्यवस्थित रखना है और हर जो अधिकारी है उनको भी व्यवस्थित रखना है, किसको कहाँ पे रहना चाहिए, कहाँ नहीं रहना चाहिए, सब डिसाइडेड होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिटी, समता का सिद्धांत। जितने भी एम्प्लॉय हैं सबके साथ इक्विवेलेंट व्यवहार होना चाहिए, किसी के साथ हमको पार्शलिटी नहीं करना चाहिए। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय के साथ पार्शलिटी करते हैं, किसी भी रीजन से आप करते हैं, वो किसी को अपना फेवरेट बनाते हैं, तो वो संस्था के हित के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में वो अच्छा नहीं होता है। तो जितने भी लोग काम कर रहे हैं सभी एम्प्लॉय के साथ एक जैसा इक्विटी इनके साथ, उनके साथ बिल्कुल बिहेवियर होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ टेंसेस ऑफ पर्सनल, यानी कर्मचारियों के कार्य में स्थायित्व। जो भी एम्प्लॉय है, आज हर एम्प्लॉय चाहता है कि उसकी भाई जो नौकरी है वो सेफ हो, उसकी जो जॉब हो सेफ हो। तो अगर एम्प्लॉय के माइंड में ये रहेगा कि उसकी जॉब सेफ नहीं है तो वो अपना 100% अटेंशन देके काम नहीं करेगा। तो हेनरी फ्योल सर ने बताया कि बार बार एम्प्लॉय को चेंज नहीं करना चाहिए। बार बार एम्प्लॉय को चेंज जिस ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है वहाँ का एम्प्लॉय, बाकी भी जो एम्प्लॉय हैं वो भी अपने को सेफ नहीं फील करते हैं, और हो सकता है कि आप एम्प्लॉय चेंज करो उसके पहले एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला जाए। तो इसलिए एम्प्लॉय को बार बार चेंज नहीं करके उनको उनके काम को समझने के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए। वो टाइम देंगे तो उस काम को करते हुए या उनको ट्रेनिंग के माध्यम से वो समझ जाएंगे, और जिनकी जॉब में मतलब स्थायित्व होता है, स्टेबिलिटी होती है, वो वैसे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ अच्छा होता है। वहाँ के जो एम्प्लॉय होते हैं वो सेटिस्फाइड होते हैं। जब एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होगा तो ग्रोथ अच्छा होगा, वो काम अच्छे से करेगा। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्टिव, पहल करने की क्षमता का सिद्धांत। यानी अक्सर क्या होता है कि जो मैनेजर होता है वो अपने जो उसके अंडर में काम करते हैं उनको वो राइट नहीं देते, भाई हर सारा डिसीजन मैं ही लूंगा, ये काम मैं ही करूंगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपका कोई एम्प्लॉय, अगर वो टैलेंटेड है, उसको अच्छा नॉलेज है, वो बेशक आपसे छोटे पोस्ट पे काम करता है, तो उसको भी कोई काम करने के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें उसको भी आगे आके उसका भी योगदान देना चाहिए। उसको भी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी काम है तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उस काम को करने देना चाहिए। उससे क्या होता है कि एम्प्लॉय जो होता है उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और उसे भी अच्छा फील होता है। एम्प्लॉय को भी जब मैनेजमेंट के साथ या मैनेजमेंट के कामों में उसको आगे बढ़ के हिस्सा लेने का मिलता है तो वो अपने को ज़्यादा मतलब प्राउड भी फील करता है और सेटिस्फाइड भी रहता है। प्रिंसिपल ऑफ, ये लास्ट ऑफ 14 है, प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी कॉर्प, सहयोग की भावना का सिद्धांत। यानी जो हमारे एम्प्लॉय हैं या ऑर्गेनाइजेशन में ये भी मतलब बहुत मस्ट होता है कि जहाँ भी जितने भी डिपार्टमेंट है सबको आपस में
एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना चाहिए, सबको एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए, चाहे वो आपका एम्प्लॉय हो, आपके अंडर में काम करने वाला हो, या मैनेजमेंट का हो, या कोई भी डिपार्टमेंट हो। जैसे एक कंपनी है, उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, सेल डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग अलग है, लेकिन सब मिलके उसी इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं ना, सब एक ही कंपनी के लिए काम करते हैं। तो इन सबके बीच में क्या होना चाहिए, आपसी सहयोग की भावना होना चाहिए। तो इसके लिए भी हेनरी फ्योल सर ने कहा, ये अभी मैंने आपको हेनरी फ्योल सर के दिए हुए 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताए। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए, ताकि बाकी बच्चों को भी उनका भी बेनिफिट हो। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेंगे इसी चैप्टर से लेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से ही, ताकि आपको ये चैप्टर थोड़ा लेंदी भी था, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि मैम ये चैप्टर को एक्सप्लेन करिए। तो अभी इस चैप्टर के 1-2 वीडियो आपको और मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ओके।